सिलेबस क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा जियोग्राफी का जो सिलेबस है उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पहले इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और उसके बाद जानना है कि कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा बुक रेफर करना है, तो ये सारे चीजें हैं। तो बेसिकली WBCS में जो सिलेबस है उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज द सिलेबस? इंडियन ज्योग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल। इसका मतलब दो चीज यहाँ पे कवर करना है। पहला चीज जो है वेस्ट इंडियन ज्योग्राफी, सेकंड इज वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट इसमें नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो WBCS में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। बिफोर 2014 वेस्ट बंगाल जो WBCS में, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड था, लेकिन ये जो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस 2014 के बाद चेंज हो गया है। आफ्टर 2014 वर्ल्ड ज्योग्राफी वाज एक्सक्लूडेड एंड वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी वाज इंक्लूडेड। तो क्या पढ़ना है, पहले थोड़ा सिलेबस को समझ लेते हैं। तो इसका जो सिलेबस है इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल पार्ट, या पहला भाग जो है इसमें फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले इसमें इंडिया का इंट्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन दिस टॉपिक अबाउट इंडिया वी नीड टू लर्न द मैप फर्स्ट। मैप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे इंडिया का कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा यूनियन टेरिटरी कहाँ पे है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन जो UPSC में पूछा गया है 2-3 साल पहले, उसको उठा के WBCS में डाल देता है। तो वहां पे कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसको भी हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। WBCS में 2-3 साल बाद वही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है जो बहुत वास्ट है। अगर इंट्रोडक्शन को लेके डिस्कस करेंगे तो इसी को लेके 2-3 क्लास चला जाएगा, क्योंकि पूरे मैप को स्टडी करना है। यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट्स है, इन स्टेट्स का जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स है, यूनियन टेरिटरीज का डिस्ट्रिक्ट्स है, ये कैसे काम करता है, डिवीजन क्या है, सेग्रीगेशन, बहुत कुछ है इसमें। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा टॉपिक आएगा? आफ्टर इंट्रोडक्शन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं, ये भी एक बहुत वास्ट चैप्टर है। फिजियोग्राफी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोग्राफी? फिजियोग्राफी में क्या चीज आएगा? फिजियोग्राफी का मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इन सारे चीजों को एक साथ में फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम लोग इंडिया को 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। मतलब इंडिया का 5 डिविजन्स है। ये 5 डिवीजन कौन कौन सा है? नंबर 1, इसमें ABCD करके लिख सकते हो, तो यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन भी हो जाएगा। नंबर 1 इज नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। फर्स्ट डिवीजन इज नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। इसका मतलब क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन मतलब, इफ यू सी टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया देयर इज अ माउंटेन which we call as Himalaya. So Himalaya is a huge mountain. This is the tallest and loftiest mountain of the world, जिसमें माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है। इसका लेंथ 2400 किलोमीटर है वेस्ट टू ईस्ट, और विड्थ कितना है बाकी सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस माउंटेन को नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन में सिर्फ हिमालय के बारे में ही नहीं, और कुछ चीजें भी है इसमें, जैसे ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स इसमें आएगा। या कम इन। अच्छा, तो ट्रांस हिमालयन मतलब क्या है? हिमालय के बाद भी कुछ माउंटेन लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है, जिसको हम लोग काराकोरम, लद्दाख एंड झास्कर रेंज कहते हैं। तो दिस काराकोरम, लद्दाख एंड झास्कर रेंज टुगेदर आर नोन एज ट्रांस हिमालयन माउंटेन।
So Trans Himalaya, and to the northeastern side, Purvanchal Himalaya, which create the border between India and Myanmar. So in Purvanchal Himalayas में कौन सा माउंटेन है? पटकोई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, इन सारे माउंटेन्स को भी हम लोग इस नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में देखेंगे. So actually the northern mountain region consists of Trans Himalaya and Purvanchal Himalaya. Together it is known as northern mountain region. तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, ऑलरेडी हिमालय ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है. इसमें पासेज आएगा, हिमालय में कौन कौन सा पास है, कौन कौन सा टनल्स है, कौन कौन सा प्लेसेस को कनेक्ट किया है, कौन सा पास, बहुत सारी चीजें हैं. एक प्रीलिम्स में शायद 1 नंबर, मेंस में 2-3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है. ओके, नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा होगा? नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इज पेनिनसुलर नॉर्दर्न प्लेन. हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे. सो सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन, नेक्स्ट आएगा नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन. अब नॉर्दर्न प्लेन जो है ये इंडिया का जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसमें लेटेस्ट है. सबसे लास्ट में कौन सा बना था? नॉर्दर्न प्लेन बना था. और इस नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में कौन मदद किया? द रिवर्स व्हिच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय, like Ganga, Brahmaputra, Indus. These rivers are coming out from Himalaya and they are bringing sediments. After depositing these sediments, the northern plain created. Okay, so northern plain को भी हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे. इसमें कौन कौन सा चीज आएगा? फर्स्ट, राजस्थान में जो प्लेन है उसको राजस्थान प्लेन बोला जाता है. उसके बाद पंजाब हरियाणा में जो प्लेन है उसको पंजाब हरियाणा प्लेन बोला जाएगा. गंगा रिवर का आसपास का जो प्लेन है उसको गंगा प्लेन बोला जाएगा, जो सबसे बड़ा एरिया को कवर किया हुआ है. और फाइनली ब्रह्मपुत्र रिवर, आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एरिया है उसको ब्रह्मपुत्र प्लेन बोला जाएगा. तो दिस नॉर्दर्न प्लेन आल्सो इंक्लूड्स 4 zones, 4 different zones. These are, क्या बताया? नंबर 1 राजस्थान प्लेन, 2 पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. Third point is peninsular plateau. Third physiographic division is peninsular plateau. Peninsular का मतलब क्या है? What is peninsula? A land which is surrounded by water by 3 sides. Okay, so if you see the southern part of India which is surrounded by Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean. So on the 3 sides there are 3 oceans and the northern part is connected with the mainland. So we can say this portion as peninsula, and the average height of this region is 600 to 900 meter. The average height is 600 to 900 meter. प्लेटू का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ प्लेटू? अगर किसी रीजन का हाइट 300 से 1000 मीटर के बीच में होता है उसको प्लेटू बोला जाता है. सो दिस रीजन आल्सो कम्स अंडर प्लेटू बिकॉज हाइट अभी क्या बताया? 600 टू 900 मीटर. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू. इट इज सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, सो इट इज अ पेनिनसुला. And it acts as a plateau because the average height is between 600 to 900 meter. So this is the third physiographic division of India. लेकिन इसको स्टडी करने के लिए इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में डिवाइड किया गया है. द मिडिल पार्ट, नंबर 1 मतलब A, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड, जहां पे विंध्यास माउंटेन मिलेगा, सातपुड़ा मिलेगा. इसी रीजन से नर्मदा रिवर फ्लो किया है. और भी कुछ प्लेटूज है, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स यहाँ पे मिलेगा. हम लोग डिटेल्स में उसको मैप में देखेंगे आफ्टरवर्ड. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड. एंड क्या हुआ? ओके, सो द साउदर्न पार्ट, यहाँ पे सातपुड़ा है, इस तरफ वेस्टर्न घाट है, इस तरफ ईस्टर्न घाट है.
So the middle part of Satpura, Western Ghat and Eastern Ghat, this portion is called Deccan Plateau. तो एक्चुअली पेनिनसुलर प्लेटू क्या क्या चीजें लेके बना है? मिडिल पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड एंड डेकान प्लेटू. दिस टू रीजन टुगेदर मेक्स पेनिनसुलर प्लेटू. यहां तक किसी को कोई डाउट है? डेकान प्लेटू के अंदर बहुत सारे चीजें आएगा. ये मैं सिर्फ ओवरऑल एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं. इसको जब तोड़ के धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे, इसके अंदर कर्नाटका प्लेटू है, महाराष्ट्र प्लेटू है, तेलंगाना प्लेटू आएगा, इसमें छत्तीसगढ़ प्लेटू आएगा. तो उसका क्या क्या, कौन सा प्लेटू रीजन का क्या फीचर्स है उसको भी डिटेल्स में देखेंगे. হ্যাঁ, উড়িষ্যাতে মেইনলি ছোটনাগপুর প্ল্যাটুর কিছুটা পোর্শন টাচ করে. ছোটনাগপুর প্ল্যাটু এবং উড়িষ্যাতে কিছু হিলস আছে, গর্জট হিলস, ইস্টার্ন ঘাটের কিছুটা পার্ট. So this is the third portion, peninsular plateau. Fourth physiographic division is coastal plain. Fourth physiographic division कौन सा होगा? It is coastal plain. अब coastal plain का मतलब इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, the western coast, and this part is known as eastern coast. On the west side we call it western coast and east side it is eastern coast. वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में कौन कौन सा नाम रखा गया है, कौन सा पोर्शन को? जैसे कोंकण बोला जाता है कहाँ पे? इस तरफ मालाबार केरल में, उसके बाद कन्नर कोस्ट कर्नाटका में, और महाराष्ट्र में क्या है? कोंकण कोस्ट. इसके अलावा गुजरात में भी कुछ नाम है, जैसे कच्छ प्लेन, काथियावाड़ प्लेन, गुजरात प्लेन. कौन सा पोर्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, यहाँ पे कौन कौन सा रिवर्स फ्लो किया है, ये सारे चीजें हम लोग को यहाँ पे देखना है. और कौन सा पोर्शन, मतलब ये जो कोस्ट है, ये कोस्ट कैसे बना था, हाउ इट वाज क्रिएटेड. तो देखो इंडिया में दो प्लेन रीजन मिलेगा. एक मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन जो रिवर्स ने ओरिजिनेट किया है जिस पोर्शन को, और ये जो कोस्टल प्लेन है इसको बनाने में मदद कौन किया है? सी वेव्स. ठीक है, तो इसीलिए दोनों को दो अलग पॉइंट में रखा गया है. नहीं तो ऐसा बोल सकते थे कि इंडियन प्लेन, दोनों प्लेन को अलग रखने का कोई जरूरत ही नहीं था, इंडियन प्लेन बोल के काम चला लेते. लेकिन दोनों को अलग इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों का ओरिजिनेट अलग तरीके से हुआ है. नाउ द लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज इंडियन आइलैंड्स. लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इज इंडियन आइलैंड्स. इंडियन आइलैंड्स में भी इंडिया का दो आइलैंड ग्रुप है. ओके, एक तरफ बे ऑफ बंगाल के ऊपर कुछ आइलैंड्स मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और इस तरफ अरेबियन सी के ऊपर कुछ छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स मिलेगा, जिसको एक साथ हम लोग बोलेंगे लक्षद्वीप. तो इन दो आइलैंड ग्रुप को लेके इंडियन आइलैंड्स बना है. तो इंडियन आइलैंड कॉन्सिस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप्स एंड अरेबियन सी आइलैंड ग्रुप्स. उसमें एक तरफ आएगा अंडमान एंड निकोबार, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, कितना आइलैंड्स है, कौन सा आइलैंड में क्या चीज है, किसका क्या क्या नाम है, और बैरेन कहाँ पे है, नारकोंडम कहाँ पे है, कौन सा चैनल किसको किसको सेपरेट किया है, कौन सा ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे मोस्टली बोला जाता है. तो बहुत सारी चीजें इसमें आएगा. ठीक है, तो ये 5 डिवीजन हो गया सिर्फ इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन. इन 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन को कंप्लीट करने में मिनिमम 5 क्लासेस तो चाहिए, क्योंकि ये पूरा बैकबोन है जियोग्राफी का. क्योंकि अगर इसको फिजियोग्राफी को अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद जो भी चीज पढ़ना है वो सारे चीज डिपेंड करेगा इसके ऊपर. क्योंकि इंडिया में जो क्लाइमेट है उसको कौन कंट्रोल करता है? माउंटेन्स. क्योंकि इंडिया का जो रेनफॉल होता है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है. तो माउंटेन्स का कौन सा साइड में बारिश होगा, कौन सा साइड में नहीं होगा, ये सारे चीजें समझने के लिए फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ना होगा. रिवर्स का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो रिवर्स जनरली माउंटेन से ओरिजिनेट होता है. कहाँ से कहाँ पे फ्लो करेगा, कौन सा डायरेक्शन में उसका स्लोप, कौन सा डायरेक्शन में होगा, ये सारे चीजें डिपेंड करेगा इस पे. तो दिस इज द बैकबोन और इसको डिटेल्स में पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल. क्लियर? तो एक इंट्रोडक्शन था. 2 नंबर पॉइंट क्या था? फिजियोग्राफिक डिवीजन. थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? थर्ड पॉइंट इज रिवर्स. रिवर्स ऑफ इंडिया.
अब इंडियन जो रिवर्स है इसको हम लोग दो हिस्सों में, दो टाइप में डिवाइड करके देखेंगे. फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर्स, जो रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होता है. जो हिमालय से ओरिजिनेट होगा वो ग्लेशियर फेड होगा, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर्स है, उससे मेल्ट होके ये सारे रिवर्स का पानी आ रहा है. तो these rivers which are originating from Himalaya are glacier fed and they are perennial. इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदास, इन तीनों रिवर का फ्लो देखना है, कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन, इनका ट्रिब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरीज का भी ट्रिब्यूटरीज है. तो कौन सा रिवर का ट्रिब्यूटरी, अब क्वेश्चन देखना, इस साल एक क्वेश्चन पूछा था कि कोयल किसका ट्रिब्यूटरी है. तो देखो, Shone. कोयल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शोन, शोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. Ganga. तो पहले क्या पूछना था कि गंगा का लेफ्ट हैंड साइड बताओ, राइट हैंड साइड बताओ, ये 5-6 साल पहले का क्वेश्चन ऐसा था. लेकिन अभी सिर्फ मेन रिवर को पढ़ने से नहीं होगा, मेन रिवर का ट्रिब्यूटरी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो कैसे फ्लो किया है, उसका भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है. जैसे सोन का एक ट्रिब्यूटरी और है रिहांद, जिसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है रिहांद डैम, और इस रिहांद डैम के साथ एसोसिएटेड जो रिजर्वायर है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ इंडिया, और यू कैन से लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया. तो ये भी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि रिहांद डैम इज सिचुएटेड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर. तो रिहांद डैम कौन सा रिवर का ट्रिब्यूटरी के ऊपर सिचुएटेड है? शोन का ट्रिब्यूटरी है रिहांद. तो इसीलिए सिर्फ रिवर नहीं, उसका भी ट्रिब्यूटरी पढ़ना जरूरी है. चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. चंबल का भी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे बानस, कालसिंध, ये सारे ट्रिब्यूटरी और भी है. ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग. लेकिन रिवर्स में कौन सा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, कौन कौन सा स्टेट से फ्लो किया है, और कहाँ पे जाके इसका माउथ है, सिर्फ इतने में ही इतना पोर्शन को कवर करने से नहीं होगा. इसके बाद और भी बहुत सारे चीज इस टॉपिक में आएगा. फॉर एग्जाम्पल कौन सा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, कौन सा डैम कौन सा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, कौन सा लेक, अगर कोई रिवर के साथ कोई लेक एसोसिएटेड है. फॉर एग्जाम्पल अभी बताया गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर, ये एक लेक है, इसके कौन सा रिवर के ऊपर है. एक लेक इंडिया में है जो लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है. लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इंडिया में कौन सा है? लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कानवर लेक है बिहार में. ओके, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, उसमें कानवर लेक, जिसका और एक नाम है कवरताल. तो इसको रामसर साइट भी मिला है कुछ दिन पहले. तो ये लेक कौन सा रिवर के साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद गंडक रिवर. तो कौन सा रिवर के साथ कौन सा लेक एसोसिएटेड है, कौन सा डैम एसोसिएटेड है, कौन सा रिवर के ऊपर कौन सा वाटरफॉल है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स सिर्फ रिवर्स में ही आता है. तो दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज चैप्टर वी नीड टू कवर. ओके, ये थर्ड पॉइंट. फोर्थ इसमें क्या देखेंगे? फोर्थ टॉपिक इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया. फोर्थ इज क्लाइमेट. नाउ इंडिया का जो क्लाइमेट है, इस चैप्टर को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, इसमें क्लाइमेट में कुछ पॉइंट्स हम लोगों को कवर करना है. जैसे इंडिया का क्लाइमेट को कौन कौन सा चीज कंट्रोल करके रखा है, द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट. तो कंट्रोलिंग फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? जैसे हिमालय साउथ वेस्ट से जो आने वाला विंड है उसको रोकता है और उससे बारिश होता है इंडिया में. साइबेरियन रीजन, जो रशिया का साइबेरियन रीजन है, वहां से आने वाले विंड को रोक के इंडिया को बहुत कोल्ड विंड से बचाता है. तो इसका मतलब हिमालय इंडिया का क्लाइमेट को कंट्रोल करके रखा है. इसके अलावा ऑल्टीट्यूड,
हम लोग को ये पता है कि ऑल्टीट्यूड गेन करने में क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। तो वो भी ऑल्टीट्यूड, इंडिया में बहुत सारे स्टेट जो माउंटेनस स्टेट है वहां पे क्लाइमेट का वेरिएशन देखेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूर जाने में एक्सट्रीम क्लाइमेट देखा जाता है। मतलब अगर दिल्ली का क्लाइमेट देखोगे, दिल्ली में विंटर बहुत ज्यादा होता है 3-4 डिग्री, समर में 45-48 डिग्री नॉर्मल है। लेकिन मुंबई में जाएंगे तो मुंबई में समर और विंटर में इतना वेरिएशन नहीं होगा, बिकॉज मुंबई इज अ कोस्टल सिटी, बट दिल्ली इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली, अमृतसर। तो ये इसका रीजन क्या है, बोथ आर सिचुएटेड इन प्लेन but Mumbai is close to ocean or sea. So distance from sea is also a factor which controls Indian climate. इसमें और क्या चीज देखना है क्लाइमेट में, इसमें कुछ थियोरीज है। ओके, देयर आर अ फ्यू थियोरीज। जिस थियोरीज में एक थियोरी आएगा थर्मल कॉन्ट्रास्ट थियोरी। थर्मल कॉन्ट्रास्ट थियोरी जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा इसमें एक और थियोरी आएगा आईटीसीजेड कॉन्सेप्ट। आईटीसीजेड कॉन्सेप्ट क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो पहले समझना है कि व्हाट इज आईटीसीजेड, हाउ डज इट कंट्रोल आवर क्लाइमेट। और फाइनली जो रिसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है जेट थ्योरी, जेट स्ट्रीम थ्योरी। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज जेट स्ट्रीम, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डज इट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। सो इन तीन थ्योरीज को मेनली हम लोग पढ़ेंगे। जो सबसे पुराना थ्योरी है वो है थर्मल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी, एडमंड हैली का दिया हुआ 1686 में, जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था। तो बहुत पुराना थ्योरी है, 1686 में वो दिया था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके। बाद में जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, 1951 में आया जो आईटीसीजेड थ्योरी, और 1952 में इंडियन एक रिसर्च क्लाइमेटोलॉजिस्ट है पी कोटेश्वरम, उन्होंने ये जेट स्ट्रीम थ्योरी इन्वेंट किया। तो इन थ्योरीज को देखेंगे। इसके बाद क्लाइमेट में एक जगह से मेंस में क्वेश्चन पूछता है, ओके, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा लेकिन इसको भी पढ़ के रखना होगा, वो है कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोपेन एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडिया को डिवाइड नहीं किया था, उन्होंने वर्ल्ड का एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था। और उस क्लासिफिकेशन को करने के लिए उन्होंने कुछ कोड्स का इस्तेमाल किया था, ABCD, CWF। कौन सा कोड का क्या मतलब है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि BWHW ये क्लाइमेट इंडिया में कहाँ मिलेगा। तो हम लोग क्या किए, कोपेन्स का कोड को यूज करके इंडिया को 9 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया है। तो वो 9 क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन सा रीजियन में है, सिर्फ इसको याद करना है। एक क्वेश्चन मेंस में पूछता है, और वो भी हर साल नहीं पूछेगा, 2-3 साल ऐसा पूछा है। तो इसलिए इस टॉपिक मतलब सिर्फ 9 कोड्स है, उन कोर्स को याद रखने से हो जाएगा। लेकिन मैं क्लास में जब एक्सप्लेन करूंगा उस कोर्स का मतलब क्या है उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो याद रखने में इजी होगा। क्लाइमेट, और इसके बाद क्लाइमेट में सीजन्स को भी देखना है। सीजन्स मतलब इंडिया में 4 सीजन्स है, समर, विंटर, मॉनसून एंड ऑटम। अब कौन सा सीजन में कैसा टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में कैसा रहता है, साउथ इंडिया में कैसा होता है। उसके बाद विंड का जो मूवमेंट है, विंड का वेलोसिटी क्या होता है कौन सा सीजन में। आसो ताड़ाताड़ी। तो सीजन्स को भी कवर करना है यहाँ पे। और कौन सा इंडिया का कौन सा रीजन है जहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस रीजन में साउथ वेस्ट मानसून आके पहले ही हिट करेगा। और जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में मिलेगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, इन पोर्शन में। क्योंकि मेघालय ये जो एरियाज है यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता ही है, मौसिनराम सिचुएटेड है। अंडमान निकोबार जो है वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, तो उस वाला रीजन वो भी इंपॉर्टेंट रीजन है। तो क्लाइमेट के साथ और कुछ टॉपिक्स है जो एसोसिएटेड है।
अगर क्लाइमेट को देखेंगे तो इसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे कैसा है। नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में लास्ट ईयर मतलब 2021 में एक सर्वे रिपोर्ट निकला है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल में अपना रिपोर्ट निकालता है। ओके, तो लास्ट जो रिपोर्ट निकला था वो 2021 का था, इसी साल निकला, 27 जनवरी रिलीज किया था उसको। तो इसको हम लोग को स्टडी करना होगा क्योंकि अगले 2 साल तक इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा, which state has maximum area of forest, which state has maximum percentage of forest, कौन सा स्टेट में फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है, कौन सा स्टेट में फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और इस बार 2021 में कुछ नया चीज इसमें ऐड किया गया है। जैसे जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में, देयर आर 52 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। इन 52 टाइगर रिजर्व्स का कंडीशन क्या है, लास्ट 10 साल में कौन सा टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, कौन सा टाइगर रिजर्व में डिक्रीज हुआ है, ये सारे चीजें इसमें इंक्लूड किया गया है। इसको इंक्लूड करने का रीजन क्या है, क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अब टाइगर पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो उसमें टाइगर्स का कंडीशन, वो टाइगर्स कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसको भी देखना, चेक करना जरूरी है। इसलिए इसको नया इंक्लूड किया गया है। तो अगर समथिंग हैज एडेड न्यू तो उसको स्टडी करना जरूरी है। और नेचुरल वेजिटेशन में और भी चीजें हैं, जैसे इंडिया में कौन कौन सा टाइप का वेजिटेशन मिलता है, एवरग्रीन कहाँ पे मिलेगा, व्हाट आर द एग्जांपल्स, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा कि रोजवुड इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ट्री। तो एवरग्रीन, डेसिडुअस, और क्या है, मैनग्रोव्स, माउंटेन वेजिटेशन जो माउंटेन्स में होगा, माउंटेन्स में हाइट के साथ वेजिटेशन चेंज होते रहता है। और एक टाइप और मिलेगा जो थोर्न टाइप ऑफ ट्री, डेजर्ट्स में होता है, थोर्न और श्रब, जिसका हाइट बहुत कम होता है और उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। तो नेचुरल वेजिटेशन में वो सारे चीजें भी कवर करना है। और फाइनली एक और टॉपिक जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे वो है सॉइल्स, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो अगेन द सॉइल्स भी किसके ऊपर डिपेंड करके बनेगा, क्लाइमेट के ऊपर। सॉइल्स बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन उसमें मेन फैक्टर जो है वो है क्लाइमेट। ओके, सॉइल को कंट्रोल कौन करता है, क्लाइमेट करता है। ऑर्गेनिक मैटर्स और जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस किसी एरिया में ज्यादा होता है, किसी एरिया में कम होता है, वो भी सॉइल का प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिलीफ, मतलब माउंटेन्स है या प्लेटू है या प्लेन है, तो माउंटेन्स में हम लोग जिस टाइप का सॉइल देखेंगे, प्लेन्स में वैसा सॉइल नहीं मिलेगा। तो रिलीफ ऑल्सो कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल। और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके ही नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल होता है। इंडिया में 8 टाइप का सॉइल है। ओके, अकॉर्डिंग टू ICAR देयर आर 8 टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो इन 8 टाइप का सॉइल, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे मिलता है, कौन सा सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स होता है, हर सॉइल के बारे में ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा रीजन में मिलेगा, स्टेट्स और एरिया, मतलब एलुवियल सॉइल 45.6% एरिया, ब्लैक सॉइल 16.6, मतलब परसेंटेज याद रखना जरूरी है, टोटल एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज सिर्फ। और इसके अलावा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसमें कौन सा मिनरल ज्यादा होगा, किसमें कौन सा मिनरल कम होगा, और कौन सा क्रॉप्स कौन सा सॉइल में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सॉइल्स के अंदर हम लोग 8 टाइप का जो इंडियन सॉइल्स है उसको देखेंगे। इसके अलावा सॉइल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज सॉइल पीएच को कैसे, कौन सा स्केल, पीएच स्केल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो दिस टॉपिक विल डिस्कस इन सॉइल। तो ये फिजिकल पार्ट पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट जिस टॉपिक में आएंगे वो है इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमिक पार्ट जो है ये कंसेप्ट इसमें कम है, जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है इसमें कंसेप्ट कम है, इसमें याद रखने वाला चीज ज्यादा है।
टॉपिक्स क्या क्या है, पहले इस टॉपिक्स को कवर करता हूं। पहले इसमें आएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। नाउ एग्रीकल्चर में हम लोग को देखना है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो सीजन्स के बेसिस में कौन कौन सा टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, कौन सा क्रॉप का सीजन क्या है। और एग्जांपल्स जैसे पूछेगा कॉटन कौन सा सीजन का क्रॉप है, या मेज कौन सा सीजन का क्रॉप है। तो खारिफ, रबी, जायद। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, व्हाट इज फ्लोरिकल्चर, व्हाट इज ओलेरिकल्चर, व्हाट इज पोमाम कल्चर, इन सारे चीजों को। और इंडिया में जो भी रेवोल्यूशंस हुआ है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका क्या क्या पर्सपेक्टिव्स है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, सारे कलर से कोई ना कोई रेवोल्यूशन हुआ है।